हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे 14वें एग्जाम्पल की। तो निकालो, पेज नंबर 327 पर है। कौन सी पेज नंबर पे? 327। तो देखो बेटा, वही कॉन्सेप्ट चल रहा है जो अभी अपने देखा था। अभी जो अपने सवाल किया था उसमें तो ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं है, तो निकालनी पड़ेगी। इसमें कह रहा है द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम टैक्स फिनिश अकाउंट ऑफ ए क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 एज फॉलोस। मतलब आपके पास रिसीट पेमेंट दे रखा है और इनकम टैक्स फिनिश अकाउंट दे रखा है एक क्लब का 31 मार्च 2017 को, जो इस प्रकार था। तो देखो रिसीट पेमेंट में क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी। ये जो बैलेंस बीडी होता है ना ओपनिंग का, या तो कैश का होता है बैंक का। अब इसमें कुछ ही नहीं कह रहा, तो कैश का भी मान सकते हो और बैंक का भी मान सकते हो। अब सब्सक्रिप्शन आपको दे रखी है 15, 16, 16, 17, 17, 18। भाई 3 साल की दे रखी है, तो इसमें करंट ईयर कौन सा है? 16, 17 है। तो 16, 17 में कितना? 35,000। तो किताब में गलत छप गई है। 17, 18 में जो 40,000 लिखा है ना, उसको काट के 4,000 कर दो। कितना कर दो? 4,000। वो मिस प्रिंटिंग हो गई, 40,000 गलत छप गया। कितना होगा? 4,000। तो बेटा इसमें डिटेल दे रखी है आपको। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो क्वेश्चन ये आता है जिसमें आपको क्या नहीं दे रखी? डिटेल्स नहीं दे रखी। एक क्वेश्चन आता है जिसमें डिटेल दे रखी है। इसमें डिटेल दे रखी है 15, 16, 16, 17 और 17, 18। तो 15, 16 का 5,000, इसका 35,000 और इसका कितने? 4,000। टोटल कितना हो गया? 44,000। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगर मान लो हम इनकम टैक्स फिनिश अकाउंट बनाते तो हमें तो उस चंदे से मतलब जो चालू वर्ष का होना चाहिए था। तो हमने देखा कि भैया टोटल 44,000 मिल रहा है, जिसमें से पता चल रहा है कि 5,000 तो लास्ट ईयर के, ये 4,000 एडवांस है, एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर इन करंट ईयर में। तो मतलब करंट ईयर में हमें आने वाले ईयर के क्या मिल रहे हैं? एडवांस। तो हमें तो 35,000 से मतलब है, लेकिन अभी हम इनकम टैक्स फिनिश तो बना नहीं रहे, हम बना रहे बैलेंस शीट्स। तो अब ये 44,000 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें 5,000 तो लास्ट ईयर का बकाया था, और इस साल जो एडवांस मिला है वो कितना है? 4,000। तो इस साल जो एडवांस मिलेगा वो तो जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। क्यों? क्योंकि इनकम है ना, और इनकम जब एडवांस मिलती है, अभी मैंने लिखाया था कि इनकम रिसीव्ड हो गई लेकिन अभी तक ड्यू नहीं हुई है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी? लायबिलिटी। तो अगर अपन जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे कि भैया इतने रुपए का चंदा हमको एडवांस मिला, और ये जो आउटस्टैंडिंग है ये तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। अगर नीचे कुछ नहीं कहेगा तो मानेंगे कि लास्ट ईयर का पूरा 5,000 का आउटस्टैंडिंग था और 5,000 मिल गया। उसको हम कहाँ दिखाएंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो आगे देखो, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 4,000। अब इसमें लिखा है टू डोनेशन टू स्पेशल फंड। और मैंने आपको बताया भी था कि डोनेशन 2 चीज में मिलता है, एक तो जनरल और स्पेसिफिक फंड। अगर स्पेशल फंड से डोनेशन मिलता है उसको हम कभी भी क्या नहीं करते हैं? रिवेन्यू नेचर का नहीं मानते हैं। इसको हम इनकम कैपिटल नेचर का मानेंगे और बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? लायबिलिटीज साइड में। आ जाओ, रेंट आ गया। रेंट भी ऐसे लिखा हुआ है 16, 17 और 17, 18। तो इसका मतलब रेंट आपने 4,000 पे किया, जिसमें से करंट ईयर का 3,000 है और प्रीपेड हो गया ये, क्योंकि 17, 18 लिखा हुआ है। और 17, 18 का अभी हम क्यों पे करेंगे? रिसीट पेमेंट बोलते हैं भैया हमने इस साल पे किया, दिखा रहे हैं। तो 17, 18 का हमने आने वाली ईयर का पहले ही पे कर दिया, तो इसलिए जो रेंट करंट ईयर का होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था? 3। अब एडवांस में प्रीपेड क्या है? तो ये बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा। और कौन सी? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग से इसको कोई मतलब नहीं है। अब जैसे बुक परचेज की, ये असेट्स है, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस और क्लोजिंग बैलेंस। ध्यान रखना, इसमें खाली बुक परचेज ही कैपिटल नेचर का खर्चा है, बाकी सब रिवेन्यू नेचर है। अब आ जाओ इनकम टैक्स फर्नीचर में। अब बहुत सारे खर्चे दे रखे हैं इसमें, अब हमको मैच करना है। फिर नीचे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है। इट इज इन्फॉर्म दैट असेट्स एज ऑन 1/4/2016 इंक्लूड्स द फॉलोइंग एंड देयर वाज नो लायबिलिटी ऑन दैट डे। मतलब उस दिन हमारे पास कोई लायबिलिटी नहीं थी। ये जो बैलेंस दे रखे हैं ना बिल्डिंग का 16,000, कितना दे रखे हैं? 16,000। इसको 1,60,000 करो, ये गलत छपा हुआ है। और जो बुक्स है वो 1,40,000 रुपए की है। फर्नीचर तो सही है, इसमें 1 0 बढ़ा दो, ये गलत छपा हुआ है। फर्नीचर कितने का है? 10,000 का। इन्वेस्टमेंट तो सही है,
यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ ए क्लब एज ऑन 1 अप्रैल 2016 और 31 मार्च 2017। तो मतलब इसमें दो बैलेंस शीट बनेगी, ओपनिंग और क्लोजिंग। देखो मेरी बात समझना कि जब अपन ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं तो खाली वही डेटा लेंगे जो वर्ष के प्रारंभ में थे, मतलब इस साल जो ट्रांजैक्शन हुए उन ट्रांजैक्शन को प्लस माइनस करने के बाद ही हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो हमें खाली ओपनिंग से मतलब है, ओपनिंग डेटा से जो लास्ट ईयर के हैं। तो देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल 14। तो सबसे पहले हम क्या बन रहे हैं, बैलेंस शीट। तो कौन सी बैलेंस शीट बनाएंगे अपन, ओपनिंग एज ऑन 1/4/2016। क्यों बनाएंगे, कैपिटल फंड के लिए। और मैंने आपको बताया इसकी जगह आप एज ऑन की जगह एज एट भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, एज एट। कॉन्सेप्ट तो एज एट के लिए कहता है, आपकी इच्छा हो जो बनाओ। तो यहां लायबिलिटी साइड है, ये असेट साइड है और ये हमारा अमाउंट। अब देखो खुद ही कह रहा था 1/4/2016 को हमने इट इज इन्फॉर्म दैट, ये सूचना दी कि 1/4/2016 को इंक्लूड द फॉलोइंग एंड देयर वाज नो लायबिलिटी। इंक्लूड द फॉलोइंग का मतलब हमारे पास 1/4/2016 को इतनी संपत्ति थी लेकिन उस दिन कोई लायबिलिटी नहीं थी। बिल्डिंग 1/4/2016 को है तो ओपनिंग बैलेंस में बिल्डिंग थी ना 1,60,000, तो मतलब ओपनिंग में बिल्डिंग पड़ी है अपने पास। तो ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग इस साल आया होगा। फिर बुक्स भी है हमारे पास 14,000 रुपए की, 1,40,000 रुपए की। फर्नीचर भी है कितने का, 10,000 रुपए का। इन्वेस्टमेंट भी है कितने की, 45,000 रुपए की। बताओ आ रहा है ना, बिल्डिंग, बुक्स, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स खत्म और कुछ है नहीं। अब देखो, अब इसमें जितनी भी एसेट्स थी वो लिख दी। अब लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कह रहा। अब हमें देखना है कि लास्ट ईयर का कोई आउटस्टैंडिंग खर्चा या लास्ट ईयर का कोई आउटस्टैंडिंग इनकम तो नहीं जो हम करंट ईयर में पे करेंगे, या लास्ट ईयर हमने कोई एडवांस खर्चा या एडवांस इनकम करंट ईयर में तो पे नहीं की। बात समझ में आ रही है, वो चीज हमें देखनी है। और एक चीज क्या देखनी है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते समय, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते समय देखना है कि हमारे पास जो रिसीव पेमेंट था उसका ओपनिंग बैलेंस है क्या, कैश का दे रखा है, तो उसको हम क्या लिख देंगे, कैश इन हैंड। ओपनिंग में कितना था, रिसीव पेमेंट के ओपनिंग में कितना था, 8,000। कितना था बेटा, 8,000। अब देखो, अब हमें क्या चेक करना है, इनकम। तो हमने सब्सक्रिप्शन देखा 15-16 का, तो 15-16 का जो बकाया चंदा इस साल मिल रहा है, तो मतलब पिछले साल तो बकाया था ना ये, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग के रूप में आएगा। तो इनकम है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम हमेशा असेट साइड में आती है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने का था, 5,000 का। अब पिछले साल कोई एडवांस सब्सक्रिप्शन प्राप्त किया उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा, तो ये मानेंगे कि नहीं प्राप्त किया। अब देखो बेटा, रेंट था, लेकिन रेंट जो है 16-17 और 17-18, तो इसका मतलब वो तो प्रीपेड कर रहे हैं ना रेंट को, तो इसका मतलब और कुछ नहीं आएगा, और कुछ नहीं आएगा। तो टोटल लगा दो, क्योंकि लास्ट ईयर का और कोई डेटा है नहीं, तो टोटल लगा देंगे तो हमारे पास कैपिटल फंड आ जाएगा। और कैपिटल जो फंड आएगा वो बैलेंसिंग फिगर से आएगा। किससे आएगा, बैलेंसिंग फिगर। जोड़ो, 3,10,000, तो 3,10,000 में कितना जोड़ेंगे, 50,000, और 50,000 में कितना जोड़ेंगे, 8। तो इसका मतलब 3,68,000 हो गया। एक ये कह रहा है एक्रूड इंटरेस्ट। देखो इसमें एक थोड़ा गड़बड़ है मामला। गड़बड़ क्या है, देखो समझो एक बार। अगर अपन इनकम की बात करें, किसकी बात करें, इनकम। इनकम में आपको इंटरेस्ट लिखा हुआ है रिसीव्ड्स एंड पेमेंट साइड में। क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड्स एंड पेमेंट साइड में 4,000 रुपये। लेकिन जो इनकम टैक्स फर्नीचर अकाउंट है उसमें लिखा हुआ है 3,800। तो इसका मतलब करंट ईयर का इंटरेस्ट तो 3,800 ही होना चाहिए भाई। आज
अपने मार्केट में जो पैसा इन्वेस्ट किया तो उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा ना करंट ईयर का, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो वो आइटम दिखाते हैं जो चालू वर्ष से संबंधित होते हैं, तो इसका मतलब इस साल 3800 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, लेकिन हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना शो कर रहे हैं, 4000 शो करें। मेरी बात ध्यान से समझना, अपन ने क्या है, आइटम को कंपेयर करना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के और रिसीव पेमेंट के। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो आइटम आ रहा है और रिसीव पेमेंट में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो आउटस्टैंडिंग है। लेकिन जो आइटम रिसीव पेमेंट में ज्यादा आ रहा है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कम आ रहा है, तो इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि लास्ट ईयर का बकाया इस साल मिल रहा हो, या हो सकता है इस साल हमने आने वाले ईयर का पहले ही प्राप्त कर लिया हो। अब यहाँ करंट ईयर का जो इंटरेस्ट बन रहा है, अगर हम बात करें कि करंट ईयर की, तो करंट ईयर में जो इंटरेस्ट बनना चाहिए था वो ओनली कितना बनना चाहिए था, 3800, लेकिन रिसीव इन पेमेंट में कितना शो हो रहा है, 4000 हो रहा है, नहीं हो रहा है, जबकि बनना चाहिए था 3800, लेकिन शो कितना हो रहा है भाई साहब, 4000 का हो रहा है ना, कितना हो रहा है 4000, जबकि होना कितना चाहिए था 3800। अब ये 2000 रुपये ज्यादा रिसीव हो रहे हैं, अब 2000 रुपये ज्यादा रिसीव्ड हो रहे हैं। अब लेकिन सवाल में कुछ नहीं कह रहा 2000 के बारे में। अब आपके पास दो ऑप्शन है इसको ट्रीट करने के। ऑप्शन फर्स्ट, हम ये मान लें कि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था जो रिसीव्ड किस में हो रहे हैं, रिसीव्ड इन करंट ईयर। एक तो ये मान सकते हैं, क्योंकि जब सवाल में कुछ नहीं कह रहा तो हम ये मानेंगे कि भैया लास्ट ईयर का हो सकता है आउटस्टैंडिंग हो और करंट ईयर में मिल रहा हो, तो रिसीव पेमेंट क्या बोलेगी, भाई टोटल इंटरेस्ट कितना मिला 4000, जिसमें लास्ट ईयर का कितना है 200 और करंट ईयर का कितना है 3800। पता कैसे चल रहा है करंट ईयर का, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो 3800 सो रहे हैं, जबकि रिसीव पेमेंट में कितना हो रहा है 4000, तो मतलब हमें 200 रुपये ज्यादा इंटरेस्ट मिला। अब ये 200 रुपये ज्यादा इंटरेस्ट मिला तो इसका कारण ये है कि या तो लास्ट ईयर का बकाया होगा इस साल मिल रहा होगा, या फिर इस साल हमें आने वाले ईयर का मिल रहा होगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको ही तो दिमाग लगाना है, इसको लगाना है, इसी चीज का दिमाग लगाना है कि कितना क्या हो रहा है और कितना क्या हो रहा है। आ रही बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं? तो देखो इस कॉन्सेप्ट पे हमें फोकस करना है, किस पे, इस कॉन्सेप्ट पे। तो अब ये 4000 था और करंट ईयर का कितना है 800, तो ये टोटल मिला। इन दोनों के बीच में जो 200 रुपये का डिफरेंस आ रहे हैं, अभी 200 रुपये का डिफरेंस करंट ईयर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग में मान सकते हैं, या फिर ये 200 रुपये मान सकते हैं कि एडवांस रिसीव्ड इन करंट ईयर बट रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। अब सवाल में कुछ नहीं कह रहा कि क्या माने, पिछले साल का बकाया माने या इस साल का एडवांस माने। अब ये आपके ऊपर है। तो किताब तो कहती है पिछले साल का बकाया मान लो, जो सॉल्यूशन में दे रखे हैं, तो पिछले साल का बकाया क्यों मान ले भाई, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जनरली जब हम इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिलेगी तो व्यक्ति वही तो देगा जो आपने एक्चुअल में कमाई होगी, कई लोग तो देते ही नहीं है, तो एडवांस कौन देगा। तो किताब तो ये मान रही है कि इसको पिछले साल का बकाया मान लो और पिछले साल का बकाया मान के इस साल क्या करें, हम प्राप्त करें। तो पिछले साल का जो बकाया होगा तो तब तो हम क्या लिखेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट, जो कब का था 1/4/2016 का, तब तो हम 200 लिख देंगे, तब तो ये हमारा 38 ये आ जाएगा, तो 3,68,200। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो 3,68,000 कितनी आ जाएगी, 200। ये हमारा कौन सा फंड आ गया, कैपिटल फंड आ गया। आया समझ में आया? अब ये आपके ऊपर है, अगर आप इसको आने वाली ईयर का मानोगे तब भी आंसर सही जाएगा, बैलेंस शीट का टोटल तो तब भी बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि फिर हम उसको क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। तो अल्टीमेटली यहां आए चाहे लायबिलिटी साइड में, एक ही बात है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके ऊपर है कि क्या मान के चल रहे हैं। तो हम तो किताब के अनुसार मान रहे हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि भैया इस साल जो 200 रुपये का हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला था वो ये मानेंगे कि वो लास्ट ईयर का ड्यू था और करंट ईयर में रिसीव हो गया। अब अपन कौन सी बैलेंस शीट बनाएंगे, क्लोजिंग। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट का मतलब यहाँ पे दूसरी बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। तो सबसे पहले वही लायबिलिटी साइड, फिर अमाउंट, फिर असेट्स, फिर अमाउंट।
तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैपिटल फंड। और कैपिटल फंड हमारा कितना आता है, 3,68,200। इसमें प्लस क्या करेंगे बेटा, सरप्लस। कितना आ रहा है सरप्लस, सरप्लस देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर से कितना आ रहा है, 15,000। तो जैसे ही 15,000 का सरप्लस आएगा तो जोड़ना तो पड़ेगा, 0 0 2, 13 के 3, 80 लगी 1, 6 7 1 8, तो 3,83,200 कितना आएगा, 3,83,200। आगे क्या समझ में, आगे देखो बेटा। अब देखो असेट साइड में फोकस करो। अब हमारे पास बिल्डिंग भी थी, क्या क्या था हमारे पास, बिल्डिंग भी थी, बुक्स भी थी। यहां देखेंगे, यहां लिख देता हूं, ये जगह खाली है ना वर्किंग नोट में। तो देखो बिल्डिंग कितने की थी, अगर अपन बिल्डिंग पे फोकस करें तो हम ये मान के चल रहे हैं हमारे पास जो बिल्डिंग थी वो 1/4/2016 को कितने लाख की थी, 1,60,000 की। अब हमें इसमें देखना है कि क्या हमने इस साल बिल्डिंग परचेज की या इस साल सेल की या फिर इस साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो हमारे पास क्लोजिंग में कितनी आएगी, आ रही बात समझ में क्या कह रहा हूं, कि जनरली हम क्या करते हैं कि ओपनिंग की जो बिल्डिंग होती है इसमें जो इस साल परचेज करें वो तो ऐड कर देंगे, अगर हमने कोई सेल की होगी तो वो लेस कर देंगे, या फिर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा तो वो लेस कर देंगे, और हमारे पास कौन सा बैलेंस आ जाएगा, क्लोजिंग। और कई बार क्या होता है ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखे होते हैं, उससे हम जज कर लेते हैं कि कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ओपनिंग तो है, क्लोजिंग है नहीं। तो सबसे पहले हम जाएंगे रिसीन पेमेंट अकाउंट में। तो रिसीन पेमेंट के पेमेंट साइड में देखो कहीं लिखा हुआ है कि बिल्डिंग परचेज की, कहीं नहीं लिखा हुआ, और रिसीव साइड में लिखा हुआ कि कहीं बिल्डिंग बेची। तो मतलब इस साल ना तो परचेज की और ना ही बेची। अब फिर आ जाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, उसमें देखो कहीं डेप्रिसिएशन लगा हुआ है कि बिल्डिंग पे, हाँ कितने का, 7,500 का। तो इसका मतलब इस साल हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, 7,500 का। तो इसका मतलब अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस चाहिए तो डेप्रिसिएशन लेस कर दो तो कौन सा बैलेंस आ जाएगा, क्लोजिंग। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग्स 1/4/2016 को कितने की थी भाई साहब, कितने की थी, 1,60,000। इसमें से लेस क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन। इसमें लेस करके दिखा रहे बैलेंस शीट में, अलग चाहो तो अलग से भी लिख सकते हो, 7500। तो 005, अब 9 में से 7 गए तो 2, मतलब 1,52,500। तो डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करें हम, 1,52,500। अब आ जाओ फर्नीचर, उस पे बुक्स पे, किस पे आ जाओ बेटा, बुक्स। बुक्स का भी ऐसे देखेंगे कि हम ये मान के चल रहे हैं हमारे पास जो बुक्स थी 1/4/2016 को कितने लाख की थी, 1,40,000। अब इसमें प्लस करेंगे और माइनस। तो देखो इस साल हमने कोई बुक परचेज की क्या, बोला हाँ, कितने की खरीदी भाई साहब, 13,000 रुपये की। तो 13,000 रुपये की हम परचेज कर रहे हैं, तो जैसे 13,000 रुपये की परचेज करेंगे तो कितने की होनी चाहिए इस साल, 1,53,000 की। अब बेची क्या, नहीं बेची, तो डेप्रिसिएशन लगाया क्या बुक्स पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी सोनी हो रहा था, इसका मतलब करंट ईयर में कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगा। तो इसका मतलब बुक कितनी की होगी, 1,53,000 की। तो यहां पे लिखेंगे बुक्स 1/4/2016 को कितने की थी, 1,40,000, और प्लस क्या कर देंगे, परचेज। ये परचेज की हमने डूइंग द ईयर, या परचेज कर रहे हैं इस साल करंट ईयर में 13,000, तो कितना दिखा देंगे बेटा, 1,53,000 रुपये की। अब बात आएगी फर्नीचर की। फर्नीचर में भी ये देखो ओपनिंग में कितना था, क्लोजिंग में कितने। अब हमने चेक किया फर्नीचर, फर्नीचर पेमेंट साइड में नहीं आ रहा, रिसीव साइड में नहीं आ रहा, और फर्नीचर पे भी कोई डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब डायरेक्ट लिख दें, क्या लिख देंगे, डायरेक्ट। कितने का, 10,000। अब आ जाओ इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ कह रहा है क्या, कि हमारे पास ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट कितना था, 45,000। हमने अच्छी तरह चेक किया, इन्वेस्टमेंट के बारे में भी कुछ नहीं कह रहा, तो जो ओपनिंग में था वही क्लोजिंग में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट कितने का, 45,000 रुपये का। अब ये तो गई चीज़ें, अब हम मदे मिलाएंगे। देखो
रिसीन पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर की मदे बनाएंगे। जो रिसीन पेमेंट में मदे आ रही है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आ रही, वो कैपिटल नेचर की मानी जाएगी, वो चली जाएगी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज या एसेट साइड में। तो जनरली रिसीव साइड की मदे तो जाती है लायबिलिटी साइड में, और जो पेमेंट साइड की मदे जाती है वो एसेट साइड में जाती है। तो देखो ओपनिंग बैलेंस तो आएगा नहीं रिसीन पेमेंट का। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो एक तो 15-16 तो लास्ट ईयर का था, और करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए था, 35,000। करंट ईयर में 35,000 मिला, जबकि एक्चुअल में देखो रिसीन पेमेंट में कितना आ रहा है, 37,000 आ रहा ही नहीं आ रहा है। देखो इधर, यहां अगर अपन रिसीन पेमेंट की बात करें, यहां तो सो रहा है 35,000, और अगर अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करें तो यहां पे जो सो रहा है वो कितना हो रहा है, 37,000। तो दोनों के बीच में 2,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब करंट ईयर से रिलेटेड तो 37 था, और जबकि एक्चुअल में मिला कितना, 35। तो 2,000 रुपए कम मिला ना। अब 2,000 रुपए कम मिला तो इसका मतलब करंट ईयर में मिलना चाहिए था 37,000, मिला कितना, 35। अब ये लाइन तो कह नहीं रहा ना कि लास्ट ईयर हमने कोई एडवांस सब्सक्रिप्शन प्राप्त किया फॉर करंट ईयर के लिए, ये लाइन तो दे नहीं रहे। तो हम ये मान के चलेंगे अभी भी करंट ईयर में 2,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बकाया जो इस साल मिलना चाहिए था। तो यहाँ पे जो लाइन आएगी ना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की, तो क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का बकाया चंदा कितना है, 2,000 रुपये। कितना है, 2,000। आगे बात समझ में आ गई। इंटरेस्ट, अब देखो इसमें 17-18 लिखा हुआ है, तो 17-18 की 4,000 रुपये, तो इसका मतलब रिसीन इन पेमेंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं है। तो ये 17-18 तो आने वाली ईयर के हैं, तो हमने एडवांस सब्सक्रिप्शन लिखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना, 2,000 नहीं 4,000। आगे बात समझ आ गई बेटा। आने वाली ईयर का है, इनकम मिल रही है, और इनकम जब होगी तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगी, क्योंकि इनकम रिसीव बट नॉट ड्यू। अब इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट कर ही दिया, क्योंकि इधर इंटरेस्ट चार्ज आता, उधर 3800 आ रहा, तो 200 रुपए हमने क्या मान लिया था, लास्ट ईयर का बकाया, जिसका ओपनिंग बैलेंस शीट में ट्रीट कर दिया। अब इसको कुछ नहीं देखना, डोनेशन आ जाओ। अब डोनेशन स्पेसिफिक पर्पज से मिलता है, तो डोनेशन को हम जब कैपिटल रिसीव्ड मानेंगे तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। तो क्या लिखेंगे, डोनेशन, डोनेशन फॉर स्पोर्ट फंड, कितने का, 1,500 रुपए का, 1,500। रेंट, इधर रेंट देखो, और उधर रेंट कितना मिला है, 3,000। मतलब 16-17 में 3,000 ही मिला, और 3,000 ही मिलना चाहिए था। लेकिन रिसीन पेमेंट बोलती है भी हमने तो इस साल 4,000 प्राप्त किया, जबकि करंट ईयर का कितना था, 3,000। तो 1,000 कौन सी ईयर का है, आने वाली ईयर का है। तो आने वाली ईयर का है, और ये कौन सी साइड में, रिसीव, तो इनकम हो रही है ना, और जब एडवांस इनकम होगी तो ये लायबिलिटी साइड में जाएगी। कैसे जाएगी समझो, यहां देखो रिसीव एंड पेमेंट की बात करें तो रिसीव पेमेंट में रेंट सो रहा है 4,000, ऐसे सो रहा है ना, 3 और 1, तो 3 तो लिखा है 16-17 का, और ये लिखा है 17-18 का। फिर हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओनली 3,000 हो रहा है। हाँ, अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 3,000 की जगह 3,800 होता, कितना होता, तब तो ये मानते हैं कि भैया इस साल 3,800 का रेंट मिलना चाहिए, लेकिन मिला कितना, 3,000। तो इसका मतलब अभी भी करंट ईयर में क्या मानेंगे जाएंगे, आउटस्टैंडिंग, और जो आउटस्टैंडिंग होंगे वो असेट साइड में जाएंगे। और लेकिन मिल कितना रहा है, इधर भी 30 मिलना चाहिए था, 3, और मिला भी कितना, 3। तो इसका मतलब करंट ईयर का तो कोई भी आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं है, जितना बना उतना मिल गया। लेकिन रिसीन पेमेंट साइड में जब 4,000 आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि 1,000 रुपए का रेंट वो भी मिल गया जो आने वाली ईयर का था। तो ये कौन सी इनकम हो गई, एडवांस। तो हम क्या लिखेंगे, एडवांस रेंट रिसीव्ड। और जब एडवांस इनकम मिलती है 1,000, वो कौन सी ईयर की है, आने वाली ईयर की थी, किस में मिल गई, करंट ईयर में। आगे क्या बात समझ में आ गई बेटा। अब आ जाओ खर्चों में, बुक परचेज का ट्रीटमेंट हो गया। सैलरी देखो, इधर सैलरी 14,000 है, कंपेयर करना, देखो इधर मध्य ऊपर नीचे लिखी हुई है, घबराने वाली बात नहीं। इधर सैलरी 14 है और उधर सैलरी कितनी है, 15,000। तो इसका मतलब हमें 14,000 रुपये की हमने सैलरी पे की, जबकि करंट ईयर में कितनी पे करनी थी, 15,000। तो इसका मतलब 1,000 रुपये की सैलरी पे करना भी बाकी है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो करंट ईयर की बात करता है ना। तो करंट ईयर में सैलरी 15,000 लिखी हुई है,
जबकि रिसीव पेमेंट कितनी बता रहा है 14,000। इसका मतलब 1,000 रुपये अभी भी सैलरी के पे करने बाकी है, तो लायबिलिटी है ना ये। तो आउटस्टैंडिंग क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी 1,000। कितनी कितनी बेटा 1,000। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ एडवर्टाइजमेंट पे। इधर एडवर्टाइजमेंट 1,000 का है और उधर एडवर्टाइजमेंट कितना आ रहा है 1200 आ रहा है। कितना आ रहा है, तो करंट ईयर में 1200 होना चाहिए था और रिसीव पेमेंट में कितना आ रहा है 1,000। तो इसका मतलब अभी भी 2,000 पे करना बाकी है। तो क्या लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट, लायबिलिटी बन गई ना। तो 200 रुपये, उधर 1,000 था इधर 1200 है, तो 200 रुपये आ गया 1,200। अब आ जाओ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। इधर भी 1500 इधर भी 1500, मतलब करंट ईयर में 1500 ड्यू हुए और 1500 ही पे हो गए। फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस इधर भी 3 है, लेकिन उधर सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने 2800 हैं। कितने 2800 है ना। देखो इधर किसकी बात कर रहे हैं अपन, सन्ड्री एक्सपेंसेस की। तो हमारा रिसीव्ड एंड पेमेंट तो 3,000 बता रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना बता रहे हैं 2800। तो मतलब ये 200 रुपये हमने एडवांस, मतलब 200 रुपये एक्स्ट्रा पे किए, पे की नहीं किए। अब 200 रुपये एक्स्ट्रा पे किए। अब आपके पास इसमें भी 2 ऑप्शन था, हो सकता था हम ये मान लेते कि लास्ट ईयर का बकाया हो रहा है और हमने करंट ईयर में पे किया, या फिर हमने करंट ईयर में 200 एडवांस पे कर दिए सन्ड्री एक्सपेंसेस के, जैसे अपने इंटरेस्ट का माना था। अब इसमें किताब ने कुछ नहीं किया, तो किताब ने मान लिया कि भैया जो आपने इस साल जो खर्चा किया, क्योंकि आपको 2800 रुपये पे करने थे, आपने गलती से 3,000 रुपये पे कर दिए, तो हम ये मान के चलेंगे कि 200 रुपये सन्ड्री एक्सपेंसेस प्रीपेड हो गए, जो आने वाले ईयर के थे। कौन से ईयर के थे, आने वाले। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे प्रीपेड, प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना 200। कितना बेटा 200। आ रही बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। आ जाओ आगे आ जाओ। प्रीपेड होगा तो एसेट साइड में जाएगा, मैंने पहले बताया था आपको। ऑफिस एक्सपेंसेस देखो, इधर 1,000 है और उधर ऑफिस एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं 800। आ रहे नहीं आ रहे, तो मतलब करंट ईयर में 800 पे करने थे, लेकिन कितने पे कर दिए 1,000। तो इसका मतलब 200 रुपये एडवांस पे किए होंगे। सेम ट्रीटमेंट मान लेंगे इसका भी, तो इसका लिख देंगे प्रीपेड, प्रीपेड ऑफिस एक्सपेंसेस कितना 200, क्योंकि पे करना था 1,000, पे कितना कर दिया 800। ओ पे किया 1,000, पे कितना करना था 800, तो 200 रुपये हमने एडवांस पे कर दिए। हो गई सारी बातें। बस ये आएगा डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन ट्रीटमेंट हो गया। तो देखो रिसीव साइड की भी सारी मदद हो गई, पेमेंट साइड की भी सारी मदद हो गई। अब टोटल लगा दो, समझ में आ रही बात, क्योंकि हमने सब चेक कर लिया ना, सैलरी चेक कर ली, एडवर्टाइजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, इनकम साइड की सारी मदद चेक कर ली। क्योंकि रिसीव पेमेंट में तो सारी मदद आती है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैप रेवेन्यू नेचर की आती है। दोनों में कंपेयर कर लिया, तो दोनों में जब कंपेयर किया तो रिजल्ट क्या रहा है कि सारी मदद उतर गई। अब टोटल लगा लो, अगर टोटल सेम आ रहा है तो आंसर सही है। हाँ, डेप्रीशिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ज्यादा आ रहा था, तो उसका ट्रीटमेंट कर दिया ना हमने कि हमारे पास ओपनिंग में इतनी बिल्डिंग थी, 7500 रुपये का डेप्रीशिएशन चार्ज हुआ, अब कितनी रह गई 1,52,500। अगर अपन इसका टोटल लगाते हैं तो कितना आना चाहिए, इसका आना चाहिए 4, 5, 6, 7, 7,750। तो 3,83,200 में 7,750 जोड़ देंगे तो 0, 5, 9, 10 की 0, 80 लगी 9, 3,90,900 आ रहे हैं। ये आउटस्टैंडिंग क्या लिखा था मैंने, एडवर्टाइजमेंट 200 ही था हाँ, तो 3,90,900 आ रहे हैं। तो इसका टोटल भी कितना आना चाहिए 3,90,900। चेक कर लो एक बार, 3,90,900 आना चाहिए। 1,52,500, 1,53, 10, 45, 200, 200, 2,000 और एक चीज लिखना भूल गए अपन। एक चीज क्या लिखना भूल गए कि इनकम रिसीव पेमेंट में जो क्लोजिंग बैलेंस है कैश का वो कितना था 3800, वो भी लिख दो। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड
2800। हाँ बोलो। वो पहले ही कर दिया ट्रीटमेंट इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट को 1 करोड़ मान के पिछले साल ही कर दिया ना बेटा। ठीक है बच्चों, तो दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है। तो जब दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है तो इसका मतलब हमने जो बैलेंस शीट बनाई वो हमारी सही है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। तो मेन जो पॉइंट है मैं आपको थ्योरी में दे दूंगा, बाकी तो ये आपको कॉन्सेप्चुअली ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा आइटम कैसे आएंगे। इसका कोई टीचर कुछ नहीं कर सकता, आपको अपना कॉन्सेप्ट लेके चलना पड़ेगा कि रिसीन पेमेंट का क्या कॉन्सेप्ट था और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्या कॉन्सेप्ट था, उसके थ्रू ही ये प्रॉपर बैलेंस शीट बन पाएगी। फिर भी मेन पॉइंट्स में लिखवा दूंगा कि भाई इन पॉइंटों को और ध्यान रखना है। आ रही बात समझ में आ रही है? तो इस तरह हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसीन पेमेंट की सहायता से बैलेंस शीट को तैयार करेंगे।